वीर, उसमें फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सब कारण धीर वीर, हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। दुर्जन, विराट हमारे रास्ते की रुकावट बनता जा रहा है। वो सिर्फ तुम्हारे कारण राज दरबार तक पहुंचा। उसे महाराज तक पहुंचाने वाले भी तुम हो, क्योंकि तुम उसे नगर में प्रवेश करने से नहीं रोक सके, और तुम्हारे कारण विराट इस नगर का नगर प्रमुख बना। विराट का नगर प्रमुख बनना काल भैरव की एक ऐसी हार है जिसके पीछे भी तुम हो। तुम। हमने विराट के चारों तरफ जाल कस दिया सेनापति जी। दुर्जन, इससे पहले कि तुम अपने जाल में खुद फंस जाओ, विराट के चारों ओर अपने सिपाहियों की चौकसी बढ़ा दो। दिन रात उस पर निगरानी रखो। राजमहल के भीतर चप्पे चप्पे पर एक ऐसा जाल बिछा दो, विराट उसमें मछली की तरह फंस जाए। मुझे हर हाल में विराट चाहिए दुर्जन, विराट। महारानी की दासी, तुम इस दरवाजे से? आपको महारानी जी ने बुलाया है। मुझे? मुझे क्या पता, ये तो महारानी जी बताएंगी। आइए। चलिए। इधर से नहीं, उधर से। इधर से क्यों नहीं? आइए, मैं आपको बताती हूँ। सुरक्षा की सच्चाई। जब अंग रक्षक भी दरवाजे पर कान लगाने लगे तो उनके सर काट देने पड़ते हैं। क्या सुनने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग? नहीं नगर प्रमुख, हम कुछ नहीं सुन रहे थे। कुछ नहीं सुन रहे थे? तो तुम लोग कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम कुछ नहीं सुनना चाहते तो इस काल कोठरी में बैठकर मेरा इंतजार करो। बाद में आकर मैं तुम लोगों से निपट लूंगा। प्रणाम महारानी जी। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है नगर प्रमुख कि हम तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे नगर प्रमुख बनने के बाद हमने सोचा कि तुम हमसे मिलने जरूर आओगे, पर लगता है तुम्हें अपनी महारानी से मिलने की कोई चिंता नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है महारानी जी। आपसे मिलने की कई बार हिम्मत जुटाई, किंतु हर बार ये सोच कर रह गया कि मुझसे मिलना आपको अच्छा लगेगा भी या नहीं। अब
अपने नगर प्रमुख से मिलना हमें अच्छा नहीं लगेगा? महाराज के मन में जिसकी भी प्रशंसा हो, उससे मिलना हमें बुरा लगेगा? क्या तुम ऐसा समझते हो? ये बात नहीं है महारानी जी। तो क्या बात है विराट? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई अवज्ञा नहीं है, फिर भी तुमने हमसे मिलना उचित नहीं समझा। क्या तुम्हारे मन में कोई संकोच है या कोई भय? भय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता महारानी जी, बल्कि मुझे तो आपके चेहरे पर माँ जैसी ममता दिखाई पड़ रही है। माँ जैसी ममता हमारे चेहरे पर? अच्छा ये बताओ, तुम्हें नगर प्रमुख बनने के बाद कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है महारानी जी से विराट एक शून्य में विलीन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के नीचे किसी ने कांटे बिछा दिए हों। ऐसे लग रहा है जैसे जीवन मृत्यु पर विलाप कर रहा हो। इसका मतलब? इसका मतलब यह है महारानी जी, अपनी ही आंखें धोखा दे रही हैं, अपने ही कान अपनी आवाज की पहचान भूल गए हैं। ये राज दरबार उलझे हुए रहस्यों की ऐसी पुस्तक बन गया है जिसमें से उत्तर वाले पृष्ठों को अलग कर दिया गया है। इस महल में षड्यंत्र की दुर्गंध के अलावा कोई सुगंध नहीं, अविश्वास की धुंध के अलावा कोई रोशनी नहीं। यह महल तरह तरह के गुप्तचरों का निवास बन गया है महारानी जी। यह कौन किसके साथ है कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तो तुम्हारी सांस यहाँ बहुत घुटती होगी, कर्तव्य पालन में तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही होगी। ऐसा ही है महारानी जी, यह अपने अंगरक्षक ही अपने नहीं। समझ में नहीं आता कि महाराज के आदेश का पालन कैसे करूं। राजगुरु के लापता होने का प्रमाण मैं कहां से लाऊं महारानी जी? तुम्हारी बातें सुनकर हमें पूरा विश्वास हो गया है विराट कि महाराज ने तुम्हें नगर प्रमुख बनाकर कोई गलत निर्णय नहीं किया है। संदेह की काली छायों के बीच तुमने जिस तरह और जितने कम समय में पूरी स्थिति को समझा है, यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है विराट। अपनों के होते जब कोई अकेला हो जाता है तब विश्वास ही नहीं, भविष्य की आस्थाएं खंडित हो जाती हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे अपने भाई काल भैरव के सेनापति होते हुए भी हमारी प्रजा का विश्वास हम खोते जा रहे हैं। प्रजा का विश्वास बचाने के लिए विराट अपनी जान पर भी खेल सकता है महारानी जी। विराट ने सब कुछ सीखा है मगर पीठ पर वार करना नहीं सीखा। किंतु राजमहल में अपनी परछाई भी अपनी नहीं लगती महारानी जी। अगर विश्वास करूं तो किस पर विश्वास करूं? विराट, सबसे पहले तुम महाराज पर विश्वास करो और उसके बाद तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। तुम्हें जो भी दुख हो, जो भी संदेह हो, तुम हमसे कहो, हम तुम्हारा हर दुख दूर करेंगे। तो फिर सबसे पहले मुझे 4 विश्वास पात्र अंगरक्षक चाहिए महारानी जी, जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सके। मिल जाएंगे। और कुछ? आरंभ के लिए इतना ही बहुत है महारानी जी। आगे कभी कोई कमी खली तो आपके पास पहुंच जाऊंगा महारानी जी। तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हर समय खुले रहेंगे विराट। बस इतना ध्यान रखना, जब भी तुम हमसे मिलने आओगे उसी गुप्त मार्ग से आओगे जहां से तारादासी तुम्हें यहाँ लेकर आई है। राजमहल के दूसरे रास्तों पर हमें कोई विश्वास नहीं है। आपके हर आदेश का पालन किया जाएगा महारानी जी। तो फिर एक आदेश और भी है विराट। हमारे बीच जो भी बातचीत होगी उसकी चर्चा तुम किसी और से नहीं करोगे, महाराज से भी नहीं। महाराज से भी नहीं? हाँ विराट, महाराज नाहक परेशान होंगे। इसके अलावा दूसरे कान तक पहुंची हुई बात राज्य की सीमाएं लांघ सकती हैं। जो आज्ञा महारानी जी। मालिक, हम तो राज्य की सीमा के किसान हैं, पर सीमा वालों से आज से पहले इतना कर कभी नहीं मांगा मालिक। हम तो अन्न भी उपजाते हैं और सीमा की रक्षा भी करते हैं, इसीलिए तो हमें करों में छूट दी जाती है। वैसे भी नगर में माल बेचने हम पहली बार नहीं आए माई बाप, हम तो साल में 3 बार आते हैं।
हम तो हर बार बिना कहे ही कर दे देते हैं, परंतु इस बार आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। मांग रहे हैं? तुम लोगों ने हमें भिखारी समझ रखा है क्या? ये तो महाराज का आदेश है। जब भी कोई माल बेचने या खरीदने सीमा में आएगा, उससे आधा माल कर के रूप में वसूला जाएगा। महसूल चुकाने में ही आधा माल चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोग कहां जाओगे उससे हमें क्या लेना देना, परंतु जब भी तुम राजधानी की सीमा में प्रवेश करोगे, तुम्हें आधा माल कर के रूप में देना होगा। नगर प्रमुख विराट ने बनाया है यह नया कानून। विराट तो हम लोगों के बीच में से निकलकर सीधा राज दरबार पहुंचा है। वो हम लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। राज दरबार पहुंचने के बाद कोई किसी का नहीं है, और कान खोल कर सुन लो तुम लोग सब, अब विराट भी तुम्हारा नहीं है। अभी तो आरंभ है, आगे चलकर देखो विराट क्या क्या करता है। जो कर ना दे उसका सारा माल उतार दो, और जो विरोध करे उसकी गर्दन उतार दो। खड़े क्या हो, उतारो माल। की आज्ञा का उल्लंघन करे उसका आज्ञा ही कर दो। सारा माल राज्य के भंडार में ले जाकर जमा कर दो। ये तो सरासर अन्याय है, अत्याचार है। अंत तो अब एक ऐसा अत्याचारी राजा का होगा जो मौत के कानून बना रहा है। विराट अभी तक आया क्यों नहीं? वो आखिर है कहां? महाराज, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर प्रमुख का यह पद किसी सम्माननीय व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए था। हाँ, इस पद का दायित्व किसी जंगली को तो नहीं दिया जा सकता। इस पद के लिए किसी बुद्धिमान और क्षमतावान व्यक्ति की ही जरूरत थी। विराट तो सुनने में आया महाराज अपने कबीले के नियमों से भली भांति वाकिफ नहीं है। महामंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। किंतु विराट है कहां? रास्तों को चारों तरफ से घेर लो, चींटियों की तरह बिखर जाओ। विराट जहां भी नजर आए उस पर टूट पड़ो। मुझे विराट की लाश चाहिए, लाश। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि यदि साधारण और जंगली कबीलों के लोग राज्य के सम्मानित पदों पर नियुक्त किए जाने लगेंगे तो राज दरबार को उनकी इसी तरह व्यर्थ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हाँ महाराज, और दरबार की सभ्यता से अनभिज्ञ विराट जैसे दो चार लोग अगर हमारे दरबार में आ जाए तो मुझे तो लगता है कि दरबार लगाने के लिए हमें पूरा दरबार लेके जंगल जाना पड़ेगा। मुझे तो लगता है महाराज, जंगली और असभ्य विराट का और इंतजार करना समूचे दरबार का अपमान है। हाँ मंत्री जी, जंगली और सभ्य इंसान में क्या अंतर है हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यह भी संभव है कि नगर प्रमुख किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन महाराज ये भी तो हो सकता है कि वो शिकार खेलने जंगल चले गए हो।
और शिकार महाराज हमारे माननीय नगर प्रमुख का पुराना शौक है। मेरा सुझाव है महाराज, तुरंत पता लगाने के लिए हमें एक विशेष दूत नगर प्रमुख के गांव रवाना कर देना चाहिए। विराट यहाँ है महाराज।